हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर मंत्रा। मैं हूँ श्रुति मिश्रा और आज के वीडियो में हम रेनबो बुक का पोएम के पार्ट से चैप्टर 2 करने वाले हैं। तो इस पोएम का नाम है अ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और इसको लिखा है वॉल्ट विटमैन ने, जो कि एक अमेरिकन पोएट है और बहुत ही फेमस पोएट है। तो चलिए इस पूरे पोएम को समझते हैं। जिस पोएम की हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जिस पोएम को हम समझने वाले हैं, उसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और ये लिखा गया है वॉल्ट विटमैन द्वारा, जो कि एक अमेरिकन पोएट है। ये तो अभी मैंने आपको बता दिया। अब ये जो पोएम है ये ओरिजिनली पब्लिश हुआ था 1855 में एक बुक के पार्ट के फॉर्म में, जिस बुक का नाम था लीव्स ऑफ द ग्रास। ठीक है, इसमें अलग अलग पोएम थे और एक पोएम था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पोएम पहली बार 1855 में पब्लिश नहीं हुआ। इसके पहले ये बहुत बार पब्लिश हो चुका था अलग अलग टाइम पर और इसका नाम भी अलग अलग था। ठीक है, पहले इसका नाम था पोएम ऑफ वॉल्ट विटमैन एन अमेरिकन। फिर वॉल्ट विटमैन ने इसका नाम चेंज करके नेक्स्ट एडिशन में सिर्फ वॉल्ट विटमैन कर दिया। फिर बहुत बाद के एडिशन में जो 1881 का जो एडिशन था, फाइनली उसमें इस पोएम का नाम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रखा गया। ये जो पोएम है ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, वो सिर्फ फर्स्ट पार्ट है। 52 पार्ट्स में उस पोएम को लिखा गया है। तो जैसे हर पोएम के अलग अलग पैराग्राफ्स होते हैं या स्टैंजास हम बोलते हैं पोएम के, तो इसके 52 स्टैंजास हैं। ठीक है, तो काफी लंबा पोएम है और हर स्टैंजा आपको ये दिखेगा कि किसी अलग चीज के बारे में बात कर रहा है। मतलब एज अ होल पूरा पोएम एक ही मीनिंग को लेकर चल रहा है, लेकिन एक ही मीनिंग को अलग अलग भाव से दर्शाया जा रहा है। तो हमें सिर्फ फर्स्ट जो स्टैंजा है, जो फर्स्ट पार्ट है, सिर्फ उसको समझना है। अब ये जो पोएम है ये अलग अलग थीम्स को एक्सप्लोर करता है। फिलोसफिकल वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो जो हमारा मानव जीवन है वो किन किन चीज़ों से, किस किस तरह से प्रकृति से, नेचर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल और उसके सराउंडिंग के बीच में किस तरह का रिलेशन है, किस तरह से अगर हम मानव जीवन को अलग अलग दृष्टिकोण से देखें तो हम पूरे कॉस्मोस को, पूरे यूनिवर्स को अपने अंदर ही देख सकते हैं या उससे अपने आप को जुड़ा हुआ पा सकते हैं। ठीक है, तो ये फिलॉसफी, ये हमारे हिंदुइज्म का भी बहुत बड़ा फिलॉसफी है कि आपके अंदर जो है वही पूरे कॉस्मोस में है, या जो पूरे कॉस्मोस में है वही आपके अंदर है। और उसको आप कब देख सकते हो? जब आप एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो जाते हो, जैसे कि भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्रकाश मिला था। तो अगर आप वैसे एनलाइटन बीइंग हो जाते हो तब आप इस चीज को भली भांति समझ पाते हो। तो इसी तरह के एस्पेक्ट को पोएट ने भी इस पोएम में एक्सप्लोर किया है कि कैसे एक एक एटम, हमारे शरीर का एक एक एटम इस धरती से ही बना हुआ है और कैसे हम वही हैं जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है या पूरा का पूरा कॉस्मोस है। ठीक है, तो चलिए अलग अलग थीम्स को तो हम पैराग्राफ के अंदर समझते जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पोएम की मेन टेक्स्ट को समझने के पहले थोड़ी चर्चा वॉल्ट विटमैन के बारे में कर लेते हैं, जो इस पोएम के ऑथर हैं या जो पोएट हैं, कवि जो हैं। तो वॉल्टर विटमैन कौन थे? इनका पूरा नाम था वॉल्टर विटमैन जूनियर। तो इनका जन्म हुआ था 1819 में और इनकी मृत्यु हुई 1892 में। अब ये एक अमेरिकन पोएट थे, अमेरिका से बिलोंग करते थे, एसेइस्ट भी थे और जर्नलिस्ट भी थे। और ये अमेरिकन पोएट्स में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल इनको माना जाता है। इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है अमेरिकन लिटरेचर के ऊपर। इनका जो राइटिंग स्टाइल है उसमें कहा जाता है कि ये ट्रांसेंडेंटलिज्म एंड रियलिज्म दोनों वेज को इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब ये दोनों वेज क्या है या ये राइटिंग स्टाइल क्या है, इनको हम आगे अपने स्लाइड्स में जब हम पोएम को एनालिसिस करेंगे तब समझेंगे। और इनका जो लिखने का स्टाइल है, पर्टिकुलरली ये जो पोएम है वो फ्री वर्ड्स में लिखा गया है, इसलिए इनको फादर ऑफ फ्री वर्ड्स कहा जाता है। फ्री वर्ड्स का क्या मतलब है? फ्री वर्ड्स का मतलब है कि यहाँ पर आपको कोई राइमिंग पैटर्न नहीं मिले। ठीक है, जैसे पोएम जो है, किसी भी भाषा के पोएम हो, वो लिरिकल होने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर कोई आपको राइमिंग वर्ड्स नहीं मिलेंगे, फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। और इनका ये जो बुक है जहाँ से इस पोएम को लिया गया, लीव्स ऑफ ग्रास,
वो अपने टाइम पर काफ़ी चर्चित, काफ़ी कंट्रोवर्शियल बुक उसको माना जाता था क्योंकि इसमें इन्होंने ह्यूमन लाइफ के अलग-अलग तरह के हर तरह के एस्पेक्ट्स को, इंटिमेसी तक को एक्सप्लोर किया है। इनका जन्म हुआ था हंटिंगटन में, लॉन्ग आइलैंड पे और ये ब्रुकलिन में रहते थे जब छोटे थे। और ज़्यादातर अपने लाइफ का ज़्यादातर समय उन्होंने अमेरिका में ब्रुकलिन में ही व्यतीत किया है। अब 11 साल की उम्र में ही इन्होंने स्कूल छोड़ दिया था और उस टाइम से जर्नलिस्ट, टीचर, गवर्नमेंट क्लर्क अलग-अलग पोजीशंस पे ये काम करते रहे। सबसे बड़ा जो इनका पोएट्री का कलेक्शन है उसका नाम लीव्स ऑफ ग्रास है, जो कि ना 1855 में पहली बार पब्लिश हुआ था और उसी में से ये पोएम लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और इस पोएम को या इस बुक को पब्लिश करने के लिए इन्होंने खुद के पैसे लगाए थे, ठीक है? और जिसके लिए काफ़ी चर्चित भी हुई थी ये किताब। एक कॉमन पर्सन का क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है लाइफ के बारे में या कैसे उसको उसकी क्या दृष्टिकोण होनी चाहिए ह्यूमन लाइफ को लेके, इन सारी चीज़ों को इनके वर्क एक्सप्लोर करते हैं। तो इनका जो पोएम जो जिस पोएम को अभी हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 52 स्टैंजास में है, तो एक एपिक के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, महाकाव्य की तरह, ठीक है? जैसे रामायण और महाभारत को महाकाव्य बोला जाता है, तो कुछ हद तक उसी फॉर्मेट में या उसी स्टाइल में इसको लिखा गया है। अब जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई 1892 तक ये जो बुक इन्होंने पब्लिश किया था लीव्स ऑफ ग्रास, इसको ये चेंज करते रहे, ठीक है? उसमें कुछ सुधार, कुछ घटाना, कुछ बढ़ाना, कुछ चेंजेस लाना, हमेशा कुछ ना कुछ ऑल्टरेशंस करते रहे ये। तो ये जो लीव्स ऑफ ग्रास है इसके अगर आप अलग-अलग एडिशंस देखोगे या नेट पे भी अगर आप इस पोएम की मीनिंग को सर्च करोगे, तो आपको दिखाएगा कि इस एडिशन में जैसे 1860 के एडिशन में पोएम का टेक्स्ट ऐसा था, 1870 के एडिशन में पोएम का टेक्स्ट थोड़ा बदल कर ऐसा हो गया या किसी पोएम का नाम बदल गया, किसी पोएम से कोई सेंटेंस चला गया, कहीं पर कोई सेंटेंस ऐड हो गया। तो ये लीव्स ऑफ ग्रास को इन्होंने हमेशा ऑल्टर किया है जब तक ये ज़िंदा रहे। तो हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं वो टेक्स्ट है जैसा कि 1881 में पब्लिश किया गया था। तो हमने अभी तक अबाउट द ऑथर जो डिस्कस किया, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपके चैप्टर के शुरुआत में दिया गया है, उससे थोड़ा कुछ ज़्यादा कुछ अलग। तो वो भी इम्पोर्टेंट है और ये भी जानना इम्पोर्टेंट है। अब हम पोएम के टेक्स्ट को, एक्चुअल टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। तो इस पोएम में आपको ये ध्यान में रखना होगा कि पिछले पोएम की तरह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यहाँ पर हम लाइन बाय लाइन मीनिंग नहीं निकाल सकते, मतलब एक सिंगल सेंटेंस का यहाँ पर एक सेंटेंस का कुछ खास मतलब नहीं निकलेगा। हमें एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़कर और पूरे पोएम की मीनिंग को एज अ होल मिला जुला कर समझना है, ठीक है? तो इस चीज पर आप गौर करिए। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, यहाँ पर जो पोएट है ये खुद को आई बोल रहे हैं, ठीक है? जो एपिक को लिखने का तरीका होता है, ये जनरली आप पोएम्स देखोगे तो पोएट कभी खुद के बारे में बात नहीं करता, वो किसी के थ्रू बुलवाता है, कोई नरेटर होगा जो पोएम को या स्टोरी को कहता है। बट यहाँ पर पोएट जो है वो खुद कह रहे हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ और मैं ये खुद के लिए गा रहा हूँ, ठीक है? तो इस पोएम को लिखने का जो मकसद है पोएट का वो ये है कि वो खुद के बारे में लोगों को बता रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पर खुद का मतलब आप धीरे-धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पोएम की मीनिंग में या जब आप पूरे 52 स्टैंजास को पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो पोएट है वो सिर्फ अपने पर्सनल सेल्फ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो पूरे मानव जाति या ह्यूमैनिटी एज अ होल की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वही वो कह रहे हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम। अब वो यू यहाँ पर कौन है? रीडर्स हैं। रीडर्स को कह रहे हैं कि वो जो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ वही आपको भी अज्यूम करके चलना होगा मेरी बातों को समझने के लिए। अब क्या अजम्पशन है? फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। पूरे जो अणु और परमाणु जिनको हम कहते हैं वो जो हैं वो जैसे मेरे अंदर है वैसे ही आपके अंदर है, क्योंकि हर एक इंसान जो इस धरती पर पैदा होता है वो एक ही तरह के बायोलॉजिकल मटेरियल से बना है, ठीक है? सबके अंदर सेम काइंड्स ऑफ सेल है, सबके अंदर सेम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है। तो बायोलॉजिकली हर इंसान सेम इस धरती पर, ठीक है? तो मैं जिससे बना हूँ उससे आप भी बने हो, तो इसी अजम्पशन से इसीलिए जो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ वही आपको भी अज्यूम करके चलना होगा मेरी बातों को समझने के लिए। आई लोफ एंड इनवाइट माई सेल्फ,
I lean and loaf at my ease, observing a spear of summer grass. लोफ का मतलब होता है वॉन्डर करना, ये तो आपके बुक में भी लिखा हुआ है, वॉन्डर करना। इधर उधर टहल के जैसे आप जाते हो उसको कहते हैं लोफ, और ये पुराना स्पेलिंग है। नया स्पेलिंग LOAF, लोफ। एंड इनवाइट माई सोल। अब वो कहते हैं कि मैं अब ये जो दो सेंटेंसेस है, ये पोएट जिस स्थिति में इस पोएट की रचना कर रहे हैं, ठीक है, या जिस स्थिति में वो बैठे हैं और उनके मन में ये सब भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये सब ख्याल आ रहे हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, मैं आराम से घूम रहा हूँ, और मैं अपने सोल को इनवाइट करता हूँ, ठीक है, अपनी आत्मा को इनवाइट करता हूँ। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। और जैसे लीन करना मतलब जैसे आप किसी चीज पर टिक के खड़े हो, ठीक है, या टिक कर बैठे हुए हो, उसको कहते हैं लीन करना। तो कह रहे हैं कि मैं लीन करके, ठीक है, मतलब पूरे बहुत रिलैक्स्ड मूड में हूँ, एकदम ईज पे हूँ, और मैं दूर से एक स्पीयर मतलब एक ब्लेड ऑफ समर ग्रास, घास के एक तिनके को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अब देखने में और ऑब्जर्व करने में थोड़ा डिफरेंस है। आपने किसी को एक चीज को एक झलक देखा, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा, ठीक है, दैट इज नॉट ऑब्जर्वेशन। किसी चीज को आप ध्यान से किसी भी वस्तु को देख रहे हो और उसके बारे में कुछ सोच रहे हो, उसके साथ जो आपको दिख रहा है उसको आप अपने मन में एनालाइज कर रहे हो, उस चीज को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब क्या वो सोच रहे हैं? माई टंग, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम्ड फ्रॉम दिस सॉइल, दिस एयर। माई टंग, जिस जीव से मैं आपको अपनी बातें कह रहा हूँ, वो टंग, सिर्फ वही नहीं, मेरे अंदर जो ब्लड है, मेरे अंदर जो रक्त है, उसकी एक एक बूंद, सब कुछ इसी मिट्टी, इसी हवा पानी से बने हुए हैं। बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम। और सिर्फ मैं इससे नहीं बना हुआ हूँ, यहाँ का जो हवा पानी, मतलब पूरा का पूरा जो जलवायु है, जो मिट्टी है, वहां से मैं, मेरे पेरेंट्स, उनके भी पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के भी पेरेंट्स, मतलब मेरे सारे पूर्वज, हमारे पूरे ह्यूमैनिटी के सारे जनरेशन इसी अर्थ के जलवायु की वजह से बने, और सबके अंदर वही कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है, वही सेम एटम्स है हर इंसान के अंदर। I, now 37 years old in perfect health, begin, hoping to seize not till death. अभी मैं 37 ईयर्स का हूँ और परफेक्ट हेल्थ में हूँ, मतलब मैं परफेक्टली हेल्दी हूँ। मैं यहाँ से सोचना शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता नहीं हूँ कि मरने के दिन तक मैं रुकूं। सीज करना मतलब रुकना। Creeds in schools and abeyance, retiring back a while sufficed as what they are but never forgotten. इस सेंटेंस का मतलब है, रिटायर करना मतलब होता है किसी चीज को बंद कर देना, छोड़ देना, उससे पीछे हट जाना। अब रिटायरिंग बैक मतलब एक स्टेप पीछे लेना, यहाँ पर रिटायरिंग बैक का मतलब है थोड़ा सा पीछे हटना उससे। क्रीड्स इन स्कूल्स इन अबेंस, किससे पीछे हटना? क्रीड्स इन स्कूल से। क्रीड्स क्या क्या है? अलग अलग जो जाति व्यवस्था है, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरह से डिविजन है लोगों का, तो उन सारे तरह के डिविजन से पीछे हटना। क्रीड्स, यहाँ पर क्रीड्स का मतलब रिलीजियस बिलीफ से भी है, ठीक है। तो आप जिस भी तरह के बैकग्राउंड से आते हो, जैसा भी आपका सोच विचार हो, और यहाँ पर स्कूल्स का मतलब एक नॉर्मल एजुकेशन है, और दूसरे स्कूल्स का मतलब है डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स, डिफरेंट बिलीफ सिस्टम, जो कि कहाँ से आते हैं? जिस तरह के बैकग्राउंड से, जिस तरह के रिलीजन से, जाति से, धर्म से आप आते हो। तो इस दोनों सेंटेंसेस का ये मतलब है कि कुछ टाइम के लिए आप अपने, जो आपने बचपन से सीखा है, उन सारे एजुकेशन से, उन सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स और बिलीफ से, अपने धर्म के बिलीफ से थोड़ा सा पीछे हट जाइए। ठीक है, वो काफ़ी है आपके लिए, बट थोड़े टाइम के लिए आप पीछे हट जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको भूल जाइए, बट नेवर फॉरगेट, ठीक है? आपको उनको भूलना नहीं है, बट थोड़े थोड़े से समय के लिए, थोड़े से वक़्त के लिए उनको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard, nature without check with original energy. हार्बर का मतलब होता है किसी को सेफ कीपिंग देना, ठीक है? कोई चीज़ सेफली रखना। और हज़ार्ड का मतलब है किसी भी तरह का डेंजर। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि एक बार के लिए आप, आपका जो भी सिस्टम है, जो भी बिलीफ सिस्टम है, जिस तरह से भी आप सोचते हो, जो भी आपके दिमाग में भेदभाव
या जिस तरह के भी विश्वास, जिस तरह का भी फेथ आपके दिमाग में, आपके सोचने का जो तरीका है, जो आपको बचपन से डेवलप कराया गया है या जो आपके एजुकेशन सिस्टम ने आपको सिखाया है, उन सारी चीज़ों को कुछ टाइम के लिए भूल जाइए, ठीक है? कुछ टाइम के लिए भूल जाइए, मेरे साथ आइए, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए, मेरी बातों को बिना किसी अपने दिमाग में भरे हुए भ्रम, ओपिनियन, बायस, असम्पशंस, प्रीकंसीव्ड नोशंस, इन सारे चीज़ों को भूलकर मेरी बातों को सिर्फ सुनिए। मैं जो कह रहा हूँ, उन बातों को उन बातों की तरह से सुनिए, ठीक है? अब इसका छोटा सा एग्जांपल है, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, या ठीक है, और भी अच्छा एग्जांपल है फ्लैट अर्थ कॉन्स्पिरेसी या फ्लैट अर्थ बिलीवर्स। अब ये बहुत अच्छे से प्रूव हो चुका है कि जो सन है, धरती के चारों तरफ नहीं घूमता, बल्कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है। दूसरा जो प्रूफ हुआ है साइंस की वजह से, वो ये है कि धरती जो है, जो कि समतल दिखती है, वो समतल है नहीं बल्कि गोल है। अब ये कैसे पूरी तरह से प्रूव हुआ? जब डिफरेंट एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए या मून पर जाके लोगों ने अर्थ को देखा, तो अर्थ भी मून के जैसा राउंड ही दिखाई दे रहा था या प्रतीत हो रहा था। और अब तो स्पेस से फोटोग्राफ्स लेना ये सब कुछ बहुत ही इजी है, और डेली बेसिस पे ये सब कुछ होता रहता है इस दुनिया में। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से ये प्रूव हो चुका है कि जो अर्थ है वो राउंड है और फ्लैट नहीं है जैसा कि दिखता है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इसको मानने को तैयार नहीं है, ठीक है? वो कहते हैं कि ये सब कुछ एक कॉन्स्पिरेसी है, अर्थ जो है वो फ्लैट है और हम इस बात को नहीं मानेंगे कि अर्थ राउंड है। तो इसी तरह से अब ये जो बात है कि अर्थ जो राउंड है, ये आपके धर्म से नहीं जुड़ा, आपको बचपन से क्या सिखाया गया था उससे नहीं जुड़ा। आपके सामने कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि नहीं, ये बात सही है कि अर्थ जो है वो राउंड है। देखने में ऐसा हम लोगों को प्रतीत होता है कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, ठीक है? और शुरुआती में कैसे ये पता चला था? जब बड़े-बड़े शिप्स जब जाते थे सी में, तो कुछ दूरी के बाद उनको जो सी है वो ऐसा लगता था कि कर्व हो गया है, ठीक है? और फिर उनका ये भी उन्होंने देखा कि अगर अर्थ जो है वो फ्लैट होता, तो वो एक कोने पर जाकर फिर वो खत्म हो जाता, फिर वो नीचे गिर जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि अर्थ राउंड है। आप पूरी दुनिया के चक्कर लगा सकते हो और कभी भी आप अर्थ पे से गिरोगे नहीं। तो इसने 2 चीज़ को प्रूव किया कि अर्थ राउंड है और अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है? तो इसी तरह से अब कोई कुछ भी सोच ले, कोई कुछ भी माने, उसको ना माने, लेकिन पृथ्वी गोल है, ये चीज़ बदल नहीं जाएगा। तो उसी तरह से जो पोएट हैं, वो कह रहे हैं कि थोड़े टाइम के लिए आप ये भूल जाइए कि आपका क्या मानना है। आपने क्या सीखा है, क्या पढ़ा है, क्या आप जानते हैं। थोड़े टाइम के लिए सब कुछ भूल जाइए और मेरी बातों को सिर्फ सुनिए और उसके लिए समझिए जो मैं कह रहा हूँ। उसको अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से उसको जज मत करिए। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, भले मैं अच्छे के लिए बोलूँ या बुरे के लिए बोलूँ। I permit to speak at every hazard, nature without check with original energy. मैं चाहता हूँ कि हर एक मोमेंट में, हर एक टाइम पे नेचर, ठीक है? यहाँ पर नेचर का मतलब प्रकृति से है। प्रकृति जो है वो किसी भी तरह के रोक-टोक के बिना हमारे साथ, अपने ओरिजिनल एनर्जी के साथ हमारे साथ इंटरैक्ट करे, ठीक है? इसका ये मतलब है कि एक तो पोएट ये कह रहे हैं कि सारी बातें, अपने दिमाग के सारे assumptions, presumptions, प्रीकंसीव नोशन, सब चीज़ को भूल जाइए और मेरी बातों को बस आप ध्यान से सुनिए। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि आपके दिमाग में भले जो कुछ भी हो उसको भूल जाइए, थोड़े टाइम आप आकर नेचर में बैठिए और नेचर को आपसे बातें करने दीजिए, ठीक है? नेचर को आप आकर ऑब्जर्व करिए, प्रकृति को आप आकर ऑब्जर्व करिए। और जब इस पोएम को आप आगे पढ़ोगे तो अभी तो आपकी बुक में यहीं तक है, बट आगे ये पोएम यही कहता है कि जब आप प्रकृति को अपने से बातें करने दोगे, आप उसको ऑब्जर्व करोगे हर सिचुएशन में, तो आपको यही पता चलेगा कि आप जिससे बने हुए हो, पूरी की पूरी प्रकृति भी उसी एग्जैक्ट उन्हीं चीज़ों से, उसी तरह के एटम से बनी हुई है। तो आप में और इस प्रकृति में कोई डिफरेंस नहीं है। अब इस पोएम की पूरे मीनिंग को एक बार मैं और दोहरा देती हूँ। पोएट खुद को सेलिब्रेट कर रहे हैं
अब यहाँ पे खुद को सेलिब्रेट करने से ये मतलब नहीं है कि पोएट जो है वो बहुत ज़्यादा घमंडी है या खुद से कुछ ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। वो खुद को सेलिब्रेट करना मतलब ह्यूमैनिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरे को पूरे मानव जाति को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उनके लिए उन्होंने इस सॉन्ग को या इस पोएम को लिखा है। और वो पूरे के पूरे मानव जाति को ये समझाना चाहते हैं कि जिस एटम से हम बने हैं, उसी एटम से सारी की सारी धरती बनी है, सारे के सारे लोग बने हैं, और पूरा पूरा यूनिवर्स बना है। तो अगर हम नेचर में जाकर नेचर को खुद से बातें करने दें, तो हमें ये जानने को समझने को मिलेगा कि हर इंसान एक है, एक जैसा है, और इंसान में और प्रकृति में भी कोई डिफरेंस नहीं है। सब कुछ एक ही तरह से बना हुआ है, एक ही तरह के अणुओं से बना हुआ है। अब इस स्लाइड में मैंने आपको पोएम का शॉर्ट में मीनिंग दे दिया है, ठीक है, जिसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो और अपने एग्जाम के लिए भी इन्हीं सारे सेंटेंसेस को यूज कर सकते हो आंसर लिखने में। अब हम पोएम के एनालिसिस पे आते हैं, ठीक है। एनालिसिस से मेरा मतलब है थोड़ा सा डीपर मीनिंग। जैसे मैंने आपको समझाया कि हर सेंटेंस का वो मतलब नहीं है जो लिटरली वो मीन कर रहा है, वर्ड बाय वर्ड मीन कर रहा है, बट उसके अंदर एक मीनिंग छुपा हुआ है, ठीक है। तो उस तरह के मीनिंग को आप कैसे लिखोगे? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, Song of Myself is wide ranging in its content and expansive in scope, but the topic that Whitman keeps returning to it is unsurprisingly himself. तो बहुत बड़ा पोएम है, बहुत बड़ा स्कोप है इसका, बहुत तरह की चीज़ों को, बहुत तरह के मीनिंग्स को यूज़ किया है पोएट ने, लेकिन बार बार वो जिस चीज़ पर आता है वो है हिमसेल्फ, दैट इज माई सेल्फ। येट इट वुड बी अ मिस्टेक टू रीड दिस पोएम एज नैरो सेल्फ ऑब्सेशन। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर बार बार पोएट का आई या माई सेल्फ यूज करना सेल्फ ऑब्सेशन नहीं है। द सेल्फ दैट कैन बी फाउंड इन द पोएम इज ऑल एम्ब्रेसिंग। ऑल एम्ब्रेसिंग का मतलब है ये पूरे के पूरे मानव जाति की बात कर रहा है, पूरे के पूरे ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है। Whitman writes of finding himself in every person he sees, in every blade of grass, in the tangible, intangible aspects of the universe. पोएट क्या लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप नेचर को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको माई सेल्फ, ठीक है, हर जगह में मिलेगा। एक ब्लेड ऑफ ग्रास से लेकर पूरा का पूरा यूनिवर्स सेम एटम से बना हुआ है जिस एटम से आप बने हुए हैं। The self that he contemplates is both intensely physical and profoundly metaphysical, connecting everything in existence in a web of love. तो जिस सेल्फ की वो बात कर रहे हैं वो तो एक, तो वो खुद की बात कर रहे हैं, उसके बाद से वो हर एक इंसान की बात कर रहे हैं, पूरे मानव जाति की बात कर रहे हैं। और ये जो सेल्फ है वो फिजिकल तो है ही, जो कि ह्यूमन बॉडी है, और साथ ही साथ मेटाफिजिकल भी है। यहाँ पर सेल्फ का मतलब उनकी आत्मा से भी है। तो जब हम हिंदुइज्म में आत्मा से परमात्मा के मिलन का बात करते हैं, तो उसी चीज को यहाँ पर पोएट ने भी दर्शाया है, क्योंकि आप वही हो जिससे पूरा का पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। तो पूरा यूनिवर्स और आप एक ही हो। Though critics complained that the poet's overt sensuality was obscene, it was immediately recognized as peculiarly American epic, which Whitman hoped it to be. अब इस पोएम को अभी तक तो हमने सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ा है, बाकी के पैराग्राफ्स में बहुत सारे इंटीमेसी रिलेटेड बातें भी की गई हैं, जिसकी वजह से ये पोएम बहुत कंट्रोवर्शियल था। लेकिन इस स्टाइल को वॉल्टर विटमैन ने इसीलिए चुना है क्योंकि वो इसको अमेरिकन एपिक, अमेरिकन पोएम्स को लिखने का यही तरीका बनाना चाहते थे। और यहाँ पर उनका किसी भी फिजिकल चीज़ों का मतलब वो नहीं है, वो हर चीज़ पूरे मानव जाति के लिए बात कर रहे हैं। और जो हमारा हायर सेल्फ है, ठीक है, आत्मा से परमात्मा के मिलन की जो हम बात करते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, उस चीज़ के बारे में जो पोएट हैं वो इस पोएम के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि आप अपने कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस, कलर डिफरेंसेस सबसे ऊपर उठिए। सबसे ऊपर उठकर जब आप नेचर को ऑब्जर्व करेंगे, उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर जब आप नेचर को ऑब्जर्व करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हम सब, दुनिया के सभी लोग एक ही तरह के एटम्स से बने हुए हैं। और सिर्फ दुनिया के सभी लोग नहीं, लोग के साथ साथ पूरी की पूरी दुनिया, पूरा का पूरा यूनिवर्स, सब कुछ एक ही एटम से बना हुआ है। तो सब एक ही हैं, हर किसी को साथ में मिलकर प्यार से रहना चाहिए। अब मैंने आपको इस वीडियो की बहुत शुरुआत में बताया था कि जो विटमैन का राइटिंग स्टाइल है वो ट्रांसेंडेंटलिज्म और रियलिज्म दोनों को इनकॉर्पोरेट करता है। तो यहाँ पर समझते हैं कि ये दोनों क्या है। ट्रांसडेंटलिस्ट का मतलब है
पर्सनल एक्सपीरियंस ओवर बुक लर्निंग। ठीक है, ट्रांसडेंटल लोग क्या करते हैं, जो ट्रांसडेंटल राइटिंग स्टाइल अपनाते हैं, वो बुक लर्निंग के ऊपर पर्सनल एक्सपीरियंस, सेल्फ एक्सपीरियंस को रखते हैं। तो जैसे यहाँ पर पोएट ने कहा है कि थोड़े देर के लिए आप अपने एजुकेशन को, जो आपको सिखाया गया है, उसको भूल जाइए और नेचर में आके आप एक्सपीरियंस करिए। अपने एक्सपीरियंस से आपको समझ में आएगा कि हम सभी लोग एक हैं और जो भी भेदभाव बनाया गया है वो सब कुछ नकली है। दूसरी तरफ रियलिस्ट्स कौन है? रियलिस्ट फोकस ऑन डेली लाइफ एज इट एक्चुअली एग्जिस्ट, ऑन द सोशल वर्क प्लेस एनवायरमेंट, पॉवर्टी, हार्डशिप। ठीक है, तो रियलिस्ट वो लोग हैं जो रियलिटी, जो लाइफ का रियलिटी है उसके बारे में लिखते हैं और वो जैसा है वैसा ही लिखते हैं। तो यहाँ पर जितना पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं, एक पैराग्राफ, वहाँ पर आपको ट्रांसडेंटलिज्म ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, अभी तक रियलिटी की बात की नहीं है पोएट ने इस फर्स्ट पैराग्राफ में, लेकिन आगे जैसे जैसे आप इस पोएम में बढ़ोगे तो यहाँ पर रियलिज्म भी यूज़ किया गया और ट्रांसडेंटलिज्म भी यूज़ किया गया है। Whitman urges the reader to stop thinking of the beginning or the end and to focus on the perfection of the present. उनका कहना है कि जो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स और ये अलग और वो अलग, मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, मैं बड़ा हूँ, तुम छोटा हूँ, ये अच्छा है, ये खराब है, इन सारी चीज़ों को अगर आप एक बार पीछे छोड़कर शांति से बैठकर सिर्फ नेचर को ऑब्जर्व करोगे, नेचर को अपने रॉ एनर्जीज के साथ आपसे बात करने दोगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक लीफ ऑफ ग्रास और आपके सेल्फ में कोई डिफरेंस नहीं है, पूरा का पूरा कॉस्मोस और आप सब सेम। अब जिस तरह से मैंने आपको पोएम का मीनिंग दिया है और रिटन मटेरियल दिया है, आई थिंक इस तरह का प्रॉपर मीनिंग आपको बहुत कम जगह मिलेगा इंटरनेट पे, क्योंकि ये मैंने आपको स्कूल लेवल से लिटरल मीनिंग में नहीं समझाया है। ये एक्चुअल ओवरऑल जो पोएट का मीनिंग है, जिस तरह से कॉलेज लेवल पे क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखा जाता है पोएम का, उस तरह से मैंने आपको उसको समझाया है। ठीक है, तो अलग अलग जगह के मीनिंग से आप कंफ्यूज मत होइए, ओवरऑल जो पोएम है वो इसी बात को कहना चाहता है। अब हम आते हैं पोएटिक लिटरेरी डिवाइसेस पे। पोएटिक लिटरेरी डिवाइसेस क्या है? मैंने आपको भी बताया है कि पोएम में मीनिंग को और निखार कर लाने के लिए जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको हम लिटरेरी डिवाइसेस कहते हैं। तो यहाँ पर पहला जो है वो है फ्री वर्ड्स। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इस पोएम में राइम स्कीम नहीं है, आपको एंडिंग के वर्ड्स हर सेंटेंस में राइम करते हुए नहीं मिलेंगे। तो फ्री वर्ड्स में लिखा गया है पोएम को। ठीक है, और सेकंड जो लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज किया गया है वो है मेटाफर। मेटाफर मतलब दो चीजों को कंपेयर करना, लेकिन लाइक और एज इन दोनों वर्ड्स को यूज किए बिना। जैसे अगर मैं आपको कहती हूँ दिस बॉय इज एल कूल एज अ कुकुम्बर, इसका मतलब है कि ये जो इंसान है, ये जो लड़का है, परेशानी के भी टाइम पे जितना ठंडा खीरा होता है उस तरह से काम बिहेव करता है। ठीक है, जबकि जब मैंने कहा एज कूल एज, तो मैं लड़के के शांत नेचर को किससे कंपेयर कर रही हूँ? कुकुम्बर से। तो जब मैंने एज यूज किया तो वो सिमिली हो जाता है, लेकिन जब मैं दो चीज को कंपेयर करने में एज नहीं यूज कर रही हूँ तो वो मेटाफर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मेटाफर कहाँ पर यूज किया गया है, किस सेंटेंस में? आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। यहाँ पर पोएट क्या कर रहे हैं? ही इज कंपेयरिंग द ग्रास टू द ब्यूटिफुल अनकट हेयर ऑफ ग्रेव्स। ठीक है, उसके बाद है personification. Personification is giving human characteristics to animal या नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको ह्यूमन जैसा बनाकर पोएम में लिखना। तो पर्सोनिफिकेशन का यहाँ पे एग्जाम्पल है, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल वेयर द सोल इज पर्सोनिफाइड। तो सोल जैसे कि कोई इंसान हो और जो पोएट है वो उससे बात कर सकते हैं और उसको इनविटेशन दे रहे हैं वहां पर आने के लिए। इस चीज को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है एजोनेंस। एजोनेंस होता है वोवेल साउंड का रिपीटिशन, एक ही लाइन में जब वोवेल साउंड रिपीट हो रहे हैं तो उसको मैं एजोनेंस कह रहा हूँ। जैसे माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। तो यहाँ पर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल, दिस बार बार यूज हो रहा है, माई माई ब्लड बार बार माई यूज हो रहा है, तो इस तरह के जो साउंड्स रिपीट हो रहे हैं उसको हम एसोनेंस कहते हैं। फिर है पन। पन का मतलब एक ही वर्ड का दो मीनिंग होना। तो स्पीयर का यहाँ पर डबल मीनिंग है, एक तो वो
ग्रास की एक पत्ती, और स्पीयर एक तरह का वेपन भी होता है, ठीक है, मतलब भाला। तो यहाँ पर पोएट जब स्पीयर ऑफ ग्रास यूज कर रहे हैं, तो घास का एक तिनका और साथ ही साथ वो भाले की तरह दिखने वाला, जिससे आप किसी पे वार कर सकते हो, वहां पर उसका वो दोनों मतलब है। Hyperbole, the poet exaggerates when he says that every atom belonging to me belongs to you. किसी छोटे से बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो जब वो एटम्स की बात कर रहे हैं, तो जब वो ये कह रहे हैं कि एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी बिलोंग्स टू यू, तो वो एक छोटे से बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। Anaphora, the repeated use of the same word at the start of two or more consecutive lines. एक ही वर्ड को बार बार अलग लाइन्स में यूज करना। जैसे आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, आई लीन एंड लोफ। तो यहाँ पर लोफ लोफ को 2 बार यूज किया गया है। इसके बाद है इंजैममेंट, जब सेम सेंटेंस में जो वो नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यू होता है विदाउट किसी पंक्चुएशन मार्क, मतलब कॉमा फिल स्टॉप के बिना जो नेक्स्ट लाइन है वो कंटिन्यू हो रहा है। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, एंड उसके बाद यहाँ पर एंड नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सेकेंड लाइन साथ में कंटिन्यू हो रहा है। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। तो ये सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं जिनमें से कोई भी एक आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको उस पोएटिक डिवाइस को एक्सप्लेन करके एक एग्जाम्पल पोएम से बताना होगा। अब हम आते हैं बुक में दिए गए क्वेश्चन आंसर्स पर। तो पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ट्रू या फॉल्स बताना है दिए गए स्टेटमेंट्स पे। द पोएट एंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ, ये सही है। पोएम का फर्स्ट लाइन ही ये कहता है द स्पीकर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जो स्पीकर है, मतलब जो पोएट है, जो पोएम को बोल रहे हैं, वो बाकी से अलग है। ये सही नहीं है, ये फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि बार बार जो पोएट है वो यही कह रहे हैं कि हम में और आप में, मुझ में और आप सब में और इस पूरी दुनिया में कोई डिफरेंस नहीं है। द पोएट डिस्कार्ड्स नेचर्स ब्यूटी। सी नंबर ये कह रहा है कि जो पोएट है वो नेचर की ब्यूटी को बेकार बता रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये फॉल्स है, क्योंकि पोएट तो कह रहे हैं लोगों को कि आप नेचर के पास आइए, नेचर के पास आकर शांति से बैठिए और नेचर को आपसे बात करने दीजिए। एवरी एटम ऑफ ब्लड इज सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। ये सही है या गलत है? ये सही है, क्योंकि जो एटम का, ब्लड का जो कॉम्पोजिशन है, केमिकल कॉम्पोजिशन, वो हर ह्यूमन बींग के लिए सेम है। द पोएट इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट। पोएट एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है, ये ट्रू है। द पोएट हैज ओवरकम हिज ग्रीड, ये भी ट्रू, ठीक है। पोएट को अब किसी तरह से कोई लालच नहीं बचा है। B2 पर आते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। नंबर 1 है हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम। इस पोएम का स्पीकर कौन है? तो इस पोएम के स्पीकर खुद पोएट हैं, वॉल्टर विटमैन। हाउ ओल्ड इज ही, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो उनकी एज पोएम में ही दी गई है, उनका जो एज है वो 37 ईयर्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डज द स्पीकर यूज यू ट्वाइस। तो यहाँ पर यू जो है, तो रीडर्स के लिए यूज किया गया है यू। पोएट ने रीडर्स को इंडिकेट करने के लिए यू यूज किया है, और 2 बार यू इसलिए यूज किया गया ताकि जो सिमिलैरिटी ऑफ ब्लड है सारे ह्यूमन बींग्स का, उसको दर्शाया जा सके, उस पर जोर दिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज मेंट बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी? तो इस का मीनिंग है, सेंटेंस का मतलब है कि जो नेचर की एनर्जी है, ठीक है, जो रॉ ओरिजिनल एनर्जी है, जहाँ पर किसी भी तरह से नेचर पे ह्यूमन बींग्स ने काबू नहीं पाया है। जैसे आप समझिए एक नदी है, ठीक है, तो नदी का अपना कोर्स होता है, अपने डायरेक्शन से वो फ्लो करते रहती है। अब उस नदी पर आप पुल बना देते हो या बांध बना देते हो, तो वो नदी का जो पानी है वो रुक जाता है। अब रुकने के बाद आप जिस डायरेक्शन में नदी को ले जाना चाहते हो, डैम बनाने वाला जिस डायरेक्शन में नदी को ले जाना चाहता है, वो नदी उस डायरेक्शन में फिर फ्लो करेगी। तो इस तरह से जो इंसान है उसने नेचर पे काबू पाया है। तो ऐसे नेचर के साथ नहीं, नेचर जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, रॉ फॉर्म में है, उसके उसके बारे में यहाँ पर जो पोएट है वो बात कर रहे हैं। 5 है क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। तो पोएम का जो थीम है वो है सेल्फ, ठीक है, ह्यूमन सेल्फ। पोएट का आई नहीं, ह्यूमन सेल्फ को या ह्यूमन बीइंग्स को आपस में सिमिलैरिटी दिखाना कि सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स सेम हैं,
और हम पूरे कॉस्मोस के साथ में सेम है, पूरे यूनिवर्स के साथ में भी सेम है। तो सब लोगों को मिलकर साथ में रहना चाहिए, ठीक है। तो सिमिलैरिटी और लव, ये मेन थीम है इस पोएम का। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज द स्पीकर एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन मी एंड यू। मी एंड यू के बीच में कैसे एक रिलेशन दर्शाया है पोएट ने। पोएट ने शुरुआत में ही कहा है कि हम एक हैं, जो मेरे अंदर एटम है वही एटम आपके अंदर भी है, तो हम एक हैं। ये हमारा रिलेशनशिप है कि हम सब सेम हैं, हम सब इक्वल हैं और हम सब एक हैं। व्हाट डज ही ऑब्जर्व इन समर। समर के टाइम पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं पोएट, तो वो एक ब्लेड ऑफ या स्पीयर ऑफ ग्रास समर के टाइम पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या, व्हाट हैज फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड। स्पीकर का ब्लड या पोएट का ब्लड कहाँ से बना है, तो उनका ब्लड उसी सॉइल और एयर से बना है जहाँ पर उनके एंसेस्टर्स पैदा हुए थे, जहाँ पर उनके प्रीवियस जनरेशंस पैदा हुई थी। उसी ब्लड और सॉइल से उनका, सॉरी, उसी अर्थ, उसी सॉइल, उसी एयर से उनका भी ब्लड बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डज ही होप टू डू। वो क्या करना चाहते हैं, जो पोएट है वो क्या करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने पूरे लाइफ, उन्होंने लिखा है कि डेथ के टाइम तक, मैंने अभी 37 में शुरू किया और डेथ के टाइम तक मैं ये पूरा काम करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डज ही वांट टू डू विद द क्रीड्स। क्रीड्स के बारे में पोएट ने क्या बताया है। तो क्रीड्स के बारे में, क्रीड्स का मतलब जो सिस्टम ऑफ थॉट्स है, उसके बारे में पोएट ने कहा है कि जो डिफरेंट जो सिस्टम ऑफ थॉट्स है, क्रीड्स है, उसको उसको थोड़े टाइम के लिए विदहोल्ड कर दिया जाए, उसको थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर लिया जाए, ठीक है। मतलब ह्यूमन बींग्स के आपसी जो मतभेद हैं उनको थोड़े टाइम के लिए भूल कर नेचर को लोग ऑब्जर्व करें। तो क्रीड्स के साथ क्या करना चाहते हैं, क्रीड्स को थोड़ी देर के लिए स्टॉप या विदहोल्ड करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डज ही वांट टू स्पीक अबाउट। किस चीज के बारे में बोलना चाह रहे हैं जो पोएट है। जो पोएट है वो लोगों को यही बताना चाह रहे हैं कि आप और हम अलग नहीं हैं, हमारा जो एटम्स है वो सेम, हम सेम एटम्स से बने हुए हैं, सेम अर्थ, सॉयल, एयर, वाटर, सबसे हमारा निर्माण हुआ है, हमारी बॉडी का, हमारा जो ब्लड है वो सेम है। और यही एटम्स पूरे के पूरे कॉस्मोस में है, पूरा का पूरा यूनिवर्स इनसे ही बना हुआ है, तो हम सब सेम है। तो हमें हर चीज के साथ, अर्थ में या प्रकृति में मिलने वाली हर एक चीज के साथ हमें प्यार से रहना चाहिए। अब हम आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है, गिव अ समरी ऑफ द पोएम। तो पूरे पोएम को आपको समझाना है। आपने इस वीडियो अगर अच्छे से समझा तो आप पूरे समरी आराम से लिख सकते हो, और इस वीडियो के अंदर भी मैंने समरीज में लिखने वाली चीजें आपको ऑलरेडी दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, व्हाट सिमिलैरिटीज इज द पोएट ड्रॉ बिटवीन टू ह्यूमन बीइंग्स। तो दो ह्यूमन बीइंग के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है। पहला तो सबसे पहला ये सिमिलैरिटी है कि हर एक ह्यूमन बीइंग सेम एटम से बना है, और ये एटम कहाँ से आया है, वो सेम अर्थ, सेम सॉयल, सेम वाटर, सेम एयर से आया है। इसलिए जो हमारा केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो हमारा ब्लड है, जो हमारे सेल्स हैं, सब एक है। तो हम अपने दिमाग में चाहे जितने तरह के भेदभाव पाल के रखें, हमारे धर्म, हमारा विश्वास, हमारा एडुकेशन हमें चाहे जो भी सिखाए, लेकिन जब हम ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे चीज़ों को नेचर में, प्रकृति में, तो हमें पता चलेगा कि हर चीज़ सेम एटम से ही बनी हुई है, इसलिए हम सभी एक हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। इस सेंटेंस को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये सेंटेंस सिंपल सा ही है। इस सेंटेंस के पहले सेंटेंस में ऑथर ने कहा है कि अभी मैं 37 ईयर्स का हूँ, परफेक्ट हेल्थ में हूँ, परफेक्टली हेल्दी हूँ, किसी भी तरह से बीमार नहीं हूँ, और मैं जो कार्य करना मैंने शुरू किया है, इसको मैं अपने मरने के दिन तक करना चाहता हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मैं मरने के दिन तक इस कार्य को करने में कभी भी रुकूं। कमेंट ऑन द सब्जेक्टिविज्म, पर्सनल फीलिंग ऑन द पोएम। तो दो तरह की फीलिंग्स होती है, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वो होता है जो जैसे कि फैक्ट है, ठीक है। जैसे सन ईस्ट में दिख रहा है, ये हर किसी को सेम ही दिखेगा, सबको ईस्ट में ही दिखेगा। लेकिन आपको जो पर्सनल फीलिंग्स है, ठीक है, आपको कोई इंसान पसंद आता है या नहीं आता है, आपको कोई खाने की चीज़ पसंद आती है या नहीं आती है, ये बहुत सब्जेक्टिव है। ये आपके पर्सनल फीलिंग्स पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है हर इंसान को हर एक खाने की चीज़ पसंद आए, ठीक है। तो इस चीज़ को सब्जेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर पर्सनल फीलिंग्स के बारे में किस तरह से पोएम में बताया गया। तो इस पोएम में पर्सनल फीलिंग के बारे में दो तरह से डिस्कस किया गया है। एक जो पोएट है वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने पर्सनल फीलिंग्स यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ इस सॉन्ग में, और आपको वही अज्यूम करके चलना होगा, मेरे रीडर्स, आपको वही अज्यूम करके चलना होगा
जो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी जगह जो पर्सनल फीलिंग की बात की गई है, वो जब क्रीड्स के बारे में बात किया गया है, क्रीड्स और एडुकेशन के बारे में, कि आपका जो भी पर्सनल थॉट है, आप जो भी पर्सनली सीख कर आए हो मेरे रीडर, आप उनको थोड़े टाइम के लिए पीछे छोड़ दो, उसको आप थोड़े टाइम के लिए अपने दिमाग में रोक दो, और जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो, उस पर ध्यान देने की कोशिश करो, ठीक है। तो इस तरह से दो जगह पर पर्सनल फीलिंग्स को दर्शाया गया है इस पोएम में। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डज द पोएट नॉट वांट टू बॉदर हिमसेल्फ विद क्रीड्स इन स्कूल। तो जो पोएम है, उन्होंने क्रीड्स और स्कूल्स से खुद को वो क्यों परेशान नहीं करना चाहते। तो जो पोएट है वो सिर्फ खुद को नहीं, वो अपने रीडर्स को भी कह रहे हैं कि थोड़े टाइम के लिए आप अपने सारे थॉट प्रोसेस को भूल जाइए। आप जो भी सीख कर आए हैं, जो भी भेदभाव आपके मन में है, जिस बेसिस पे भी आप जिस पैरामीटर्स पे आप जजमेंट करते हो किसी चीज़ का कि ये अच्छी है, ये बुरी है, ये खराब है, या ये मुझे अच्छी लगती है, आप उन सारी चीज़ों को भूल जाइए। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप दिमाग में इन सारी चीज़ों को प्रीकंसीव नोशंस को लेकर चलोगे, प्रीकंसीव नोशंस का मतलब है जो आपके दिमाग में आइडियाज पहले से हैं, जिनके बेसिस पे आप अपने लाइफ के डिसीजंस को लेते हो, ठीक है। जैसे कि आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, आप खाने में क्या ऑर्डर करते हो? अगर आप एक वेजिटेरियन हो, आपने कभी नॉनवेज नहीं खाया, तो क्या आप नॉनवेज ऑर्डर करोगे? नहीं। आपका प्री कंसीव नोशंस है कि नॉन वेजिटेरियन खाने की चीज़ नहीं है, मैं वेजिटेरियन ही खाता हूँ। वेजिटेरियन में भी आपको अगर पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो 99% चांस यही है कि आप पनीर के ही कुछ ना कुछ डिश को ऑर्डर करो। तो इस तरह से आप अपने लाइफ को प्री कंसीव नोशंस पे चलते हो, जो आपके आइडियाज दिमाग में फॉर्म हो चुके हैं, उन पे ही आप अपने लाइफ को चलाते हो। तो इन्हीं सारी चीज़ों को जो पोएट है वो कह रहे हैं कि मैं इन सारी चीज़ों से परेशान नहीं होना चाहता। आप भी थोड़े टाइम के लिए परेशान मत होइए इन सारी चीज़ों से, जो भी आपके आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, थोड़े टाइम के लिए उनको भूल जाइए, उसको रोक कर रखिए, और जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो देखिए, वो सुनिए, और आकर नेचर में बैठिए। नेचर जो आपसे कहना चाह रहा है उसको फील करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। तो ये तो अभी हमने पिछले भी क्वेश्चन में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में भी इसको डिस्कस किया, बट यहाँ पर चूंकि आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखना है, तो यहाँ पर हमें नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करना होगा, ठीक है। तो जब पोएट ये कह रहे हैं कि आप सारे अपने थॉट्स को भूल जाइए, जो भी आपने सीखा हुआ उसको भूल जाइए, मेरे साथ आकर थोड़ी देर मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए, हर डेंजर को भूल जाइए, ठीक है। हर डेंजर, एक बार एक रिस्क लीजिए कि आप अपने दिमाग में आने वाले सभी जो आपके प्री कंसीव नोशंस हैं उनको पीछे रखकर नेचर में आकर बैठिए। नेचर की जो रॉ एनर्जी है, नेचर जैसा अपने प्योर फॉर्म में होता है, जहाँ पर ह्यूमन बींग्स ने नेचर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। अब एक जंगल और एक गार्डन में क्या डिफरेंस है? गार्डन को आप खुद बनाते हो, ठीक है। वहां पर आप उस प्लांट को, उस पौधे को लगाते हो जो आपको पसंद है, वो खुद से नहीं ग्रो कर रहा, या जरूरी नहीं है कि वो पौधा उस जगह का नेटिव हो, उस जमीन पर, उस जलवायु में वो खुद से पनप सकता है, लेकिन आपने उसको बाहर से लाकर उसको वैसा मिट्टी दिया, उस तरह से पानी दिया, उस तरह से उसको गर्माहट दी जैसा उसका रिक्वायरमेंट है। अब अगर आप बिहार में रहते हो, और हम सबको पता है कि सेब कहाँ उगता है? ठंडी जगहों पर उगता है। अब आप एक सेब का पेड़ लाकर अपने घर में उसको उगाना चाहते हो, तो वो नेचुरली तो नहीं उगेगा, क्योंकि बिहार में बहुत गर्मी होती है, और सेब जो है वो ठंडी जगहों का प्लांट है या ट्री है। तो आप क्या करोगे? आपको किसी भी तरह से उसको उगाना है, तो आप उसको बाहर सनलाइट में नहीं रखोगे, आप उसके लिए एक ठंड ऐसा रूम प्रिपेयर करोगे जहाँ पर इन्वायरमेंट हमेशा ठंडा रहे, उसको जितना अमाउंट ऑफ सनलाइट चाहिए उतना अमाउंट ऑफ सनलाइट आप उसको दोगे, वैसा टेम्परेचर मेंटेन करोगे, वैसे खाद दोगे, वैसा पानी दोगे, तो वो नेचर अपने, वो पेड़ तो बन जाएगा, बट वो नेचर अपने रॉ फॉर्म में नहीं है, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन है, ह्यूमन बीइंग ने उसको उगाया है। तो इस तरह के नेचर से नहीं। अगर आप जो सेब के पेड़ जो शिमला में, हिमाचल में होते हैं, वहां पर उनके जंगल में अगर आप जाकर बैठते हो, तो वो प्योर फॉर्म ऑफ नेचर है, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो इस आंसर को लिखने में। तो वैसे नेचर के साथ, उसके ओरिजिनल एनर्जी के साथ इंटरैक्ट करने के लिए जो पोएट हैं वो अपने
रीडर्स को या खुद को कह रहे हैं कि आप एक बार रिस्क लीजिए मेरे बात को मानकर और आकर नेचर के प्योर फॉर्म को देखिए, प्योर फॉर्म को बैठकर उन सारी चीज़ों को महसूस करिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन C2 पे, ये है ग्रुप डिस्कशन। वी ड्रेस आवरसेल्व्स नॉट टू इम्प्रेस अदर्स बट टू प्लीज आवरसेल्व्स। तो यहाँ पर आपको इस सेंटेंस पे डिस्कशन करना है कि जो जिस तरह से आप तैयार होते हो, ठीक है, जिस तरह से आप ड्रेसअप करते हो, तो आप इसलिए ड्रेसअप नहीं करते हो कि लोग आपसे खुश हो जाएं, लोग आपको देखकर आपकी वाहवाही करें। आप अपने आप को प्लीज करने के लिए, आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ड्रेसअप होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हर इंसान अलग अलग तरीके से ड्रेसअप होता है। किसी को बहुत कलरफुल कपड़े पहनने पसंद होते हैं तो वो वैसा कलरफुल कपड़ा पहनता है। हो सकता है कि सामने वाला जिससे वो मिलने जा रहा हो, उसको उतने कलरफुल कपड़े पसंद नहीं हो या डार्क कलर्स के चटक रंग के कपड़े पसंद नहीं हो, तो वो उसको टोक सकता है कि ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं। लेकिन कोई भी इंसान अपनी खुशी के लिए कपड़े पहनता है, उसको जो अच्छा लगता है वो उस हिसाब से तैयार होता है, ठीक है। तो इसी चीज पर डिस्कशन करना है। नंबर 2 है फेलियर्स एंड सक्सेस आर टेम्पोरल। फेलियर्स और सक्सेस भी कह सकते हैं इसको। तो इन सब तरह की चीज़ें या फिर हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारी चीज़ें टेम्पोरल है, मतलब कुछ क्षण के लिए है, कुछ टाइम के लिए है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। इस चीज़ पर आपको डिस्कशन करना है। तो ये दोनों टॉपिक्स तो काफ़ी ईज़ी हैं। आई थिंक 12th क्लास के हिसाब से ये सारे आइडियाज़ आपको होने चाहिए कि आप इन सब तरह के टॉपिक्स पर क्या बात कर सकते हैं। अब आते हैं हम कॉम्पोज़िशन पे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 150 वर्ड्स में आपको कॉम्पोज़िशन लिखना है। रिलिजन डज़ नॉट टीच हेट्रेड, लाइफ इज अ ग्रैंड बैटल। रिलीजन डज नॉट टीच हेट्रेड। इसमें आप क्या लिख सकते हो, कोई भी जो रिलीजन है, कोई भी धर्म है, वो दूसरे लोगों से नफरत करना, दूसरे लोगों का नुकसान पहुंचाना, दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करना या किसी से भी नफरत करना ये नहीं सिखाता, ठीक है। किसी भी धर्म की हम बात कर लें, सब धर्म आपको यही सिखाते हैं कि कैसे एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ भाईचारे से, सद्भावना से, प्यार से रहना चाहिए। ठीक, इस पे आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो। इसमें आप ये भी डिस्कस कर सकते हो कि कैसे रिलीजन के नाम पर रिलीजियस पर्सिक्यूशंस होते हैं, लोग दंगा करते हैं रिलीजन के नाम पे। रिलीजन के नाम पे इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज डिवाइड हो गई, ठीक है। फिर रिलीजन के नाम पर कैसे टेररिज्म को फैलाया जा रहा है, कैसे जो मासूम लोग हैं उनको मारा जा रहा है। और टेररिज्म जो कि रिलीजन के नाम पर शुरू हुआ था कि जो भी इस्लामिक नहीं है, जो जिहादी नहीं है, उसे आप मार सकते हो, वो जस्टिफाइड है। अब वही टेररिज्म अगर आप देखो तो पाकिस्तान जैसे कंट्री में जो लोग टेररिस्ट का साथ देते थे, उनको बढ़ावा देते थे, अब वो टेररिस्ट उनके ऊपर ही अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं है, कोई रिलीजन रिलीजन जो है वो टेररिज्म नहीं सिखाता। तो इस तरह की चीजें आपको इस ऐसे में लिखनी होंगी। उसके बाद बी है लाइफ इज अ ग्रैंड बैटल। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज। तो लाइफ, दोनों सेइंग का मतलब है कि लाइफ जो है एक ह्यूमन बीइंग का जो जीवन है वो आसान नहीं होता। बहुत तरह के चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ता है, बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। अब ये लड़ाइयाँ मतलब कोई आप वॉर लड़ने नहीं जा रहे हो, ठीक है, हथियार लेकर आप किसी से वॉर लड़ने नहीं जा रहे हो, बट आपके रोज रोज का जद्दोजहद जो आप पाना चाहते हो उसको पाने के पहले आपको कितने तरह की कोशिशें करनी पड़ती हैं, कितने बार आप सक्सेसफुल होते हो, कितने बार फेल करते हो, फिर कोशिश करते हो, फिर कोशिश करते हो, और जब तक आप उस चीज़ को पा नहीं लेते हो तब तक आप कोशिश करते हो। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप जो पाना चाहते हो वो नहीं आपको मिलता और आप सेकेंडरी ऑप्शन से अपने आप को संतुष्ट करते हो। तो लाइफ, जब एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है, उस समय से उसको किस तरह से अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए छोटे-छोटे लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जो बोल नहीं सकता, जब उसको भूख लगेगी तो वो क्या करता है? वो रोने लगता है। जब तक उसकी माँ ये समझ ना जाए कि उसको भूख लगी है और वो उसको दूध पिलाए या खाना खिलाए, तब तक वो बच्चा रोता रहता है। तो ये क्या है? ये लाइफ के लिए बैटल है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स को लेकर आप इस ऐसे को लिख सकते हैं। अब हम आते हैं डी नंबर पे। तो डी एक्सरसाइज कह रहा है लुक अप अ डिक्शनरी एंड राइट टू मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर भी दो मीनिंग्स बताने हैं, एक जो चैप्टर में यूज किया गया और एक जो नॉर्मल मीनिंग होता है। तो पहला वर्ड है अज्यूम। अज्यूम करना मतलब होता है किसी चीज को मान कर चलना। तो चैप्टर में भी इसी सेंस में इसको यूज किया गया, वो सपोज करना, और दूसरा मीनिंग है इसका प्रिज्यूम करना। इसके बाद है सीज। सीज का मतलब स्टॉप करना।
चैप्टर में इसका मीनिंग यही है सीज का, टू एंड और टू स्टॉप और टू हॉल्ट। ये इसके 3 आप मीनिंग्स लिख सकते हो। ऑब्जर्व करना मतलब किसी चीज को नोटिस करना या किसी चीज को देखना, तो चैप्टर में नोटिस करने के सेंस में ऑब्जर्व लिखा गया है। इसके बाद है स्कूल। स्कूल का मतलब एक तो स्कूल हो गया जो स्कूल बिल्डिंग है, विद्यालय, और दूसरा हो गया सेंटर ऑफ लर्निंग, जो आपका पूरा एडुकेशन, स्कूल एक तो हो गया सेंटर ऑफ लर्निंग, दूसरा हो गया आपका एडुकेशन, एडुकेशन का पूरा सिस्टम। तो यहाँ पर स्कूल का मतलब एडुकेशन सिस्टम से, इस चैप्टर में एडुकेशन सिस्टम के सेंस में स्कूल को यूज किया गया है। अब है फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है कोई शेप, ठीक है, कोई शेप या स्ट्रक्चर, इसी सेंस में इसको चैप्टर में यूज किया गया। और एक फॉर्म का मतलब होता है जो आप एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरते हो, फॉर्म जो फिलअप करते हो वो फॉर्म। इसके बाद है हार्बर, ठीक है। हार्बर का मतलब एक मतलब होता है बंदरगाह, पोर्ट। दूसरा मतलब जिस सेंस में इसको चैप्टर में भी यूज किया गया है वो है किसी भी चीज को सेफ कीपिंग करना, सेफली रखना, उसको बोलते हैं हार्बर। जैसे इसको अगर सेंटेंस में फॉर्म करें सेकेंड सेंस में, तो आई हैव ऑलवेज हार्बर्ड द थॉट दैट दिस ईयर इट विल बी वेरी हॉट, ठीक है। इस सेंटेंस का मतलब है कि मैंने हमेशा ही ये सोचा है या मैंने अपने मन में ये फीलिंग रखी है, हमेशा इस फीलिंग को रखा है कि ये साल जो है वो बहुत गर्म रहे, ठीक है। तो किसी चीज को रखना, सेफ कीपिंग करना, उसको हम हार्बरिंग कहते हैं। हार्बरिंग यूज होता है अगर जैसे जेल से भागे हुए किसी इंसान को आप अपने घर में छुपा कर रखे हो, तो उसको भी हम हार्बरिंग कहते हैं। मिस्टर ए वॉज हार्बरिंग द थीफ हु हैड रन अवे फ्रॉम द प्रिजन। तो वहां पर भी सेफ कीपिंग, किसी को सेफली रखना। और यहाँ पर जो 2 सेंटेंसेस दिए गए उनको पढ़ना है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, रिटायरिंग बैक अ वाइल। अब इन दोनों सेंटेंसेस में होपिंग और रिटायरिंग जो है वो आईएनजी फॉर्म है, जिरंड जिसको कहते हैं, ठीक है। होप का आईएनजी होपिंग, रिटायर का आईएनजी रिटायरिंग। तो यहाँ पर अपने डे टू डे लाइफ से कोई भी आपको 5 वर्ड्स लेने हैं और उसमें आईएनजी लगाकर उसका नया वर्ड बनाना है। जैसे प्ले से प्लेइंग, राइट से राइटिंग, कोई भी वर्ड्स आप ले सकते हो, जनरली वर्ब्स के जेरंड फॉर्म्स होते हैं। उसके बाद हम आते हैं वर्ड मीनिंग पे। राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है, ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं आपको जिनका मीनिंग इससे ठीक उल्टा है। तो परफेक्ट का क्या हो सकता है उल्टा मीनिंग? परफेक्ट का उल्टा वर्ड है इम्परफेक्ट। सीज का स्टार्ट, क्योंकि सीज का मतलब होता है स्टॉप करना, तो सीज का स्टार्ट। होप का होपलेस। परमिट का रिफ्यूज, परमिट मतलब परमिशन देना, तो उसका मतलब उल्टा होता है मना करना, रिफ्यूज। ओरिजिनल का उल्टा होगा डुप्लीकेट या फेक। अब हम आते हैं ग्रामर पार्ट, लास्ट जो आपका एक्सरसाइज है। यहाँ पर इन सारे पार्ट्स को पहले आप पोएम से पढ़ेंगे। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। In the given line, myself is a reflexive pronoun which has been used twice. Its usage in both the clause is different. In first clause, it is a reflexive pronoun, but in the second, it is an object to a verb, sing. Supply related reflexive pronouns in the following list. तो जो प्रोनाउंस दिए गए हैं उनसे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है। तो आई का क्या होता है? माई सेल्फ, ठीक है, आई से हम क्या बोलते हैं? माई सेल्फ। वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ठीक है। और दे का देम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, इट का इट सेल्फ, ठीक है। इजी है ये। तो जब सेल्फ सेल्फ लग जाता है तो आप सिंपल सा मैं आपको बता रही हूँ ज़्यादा ग्रामर के अंदर गए बिना, कि इसको ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। कहीं पर भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्वेश्चन आना है आपको सेल्फ लगाना है उस चीज़ के लिए। तो आई को कैसे बोलते हैं? माई सेल्फ। यू को कैसे बोलते हैं? योर सेल्फ। शी को हर सेल्फ। सिंपल है। इस चैप्टर को बहुत एक्सटेंसिवली डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। छोटा सा पोर्शन है पोएम का, इसलिए मीनिंग आप बहुत इजीली याद रख सकते हो। क्वेश्चन आंसर्स भी डिफिकल्ट नहीं है इस पोएम के, बस आंसर्स को आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। खुद से लिखने की आंसर्स को हैबिट बनाइए, आपका इंग्लिश खुद ब खुद इम्प्रूव होता रहेगा। और आपकी इंग्लिश अच्छी है तो कोई बात ही नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से आंसर्स लिख सकते हो इन सारे क्वेश्चन का। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आने वाले आगे सारे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।